आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है महत्वपूर्ण फलों के रोग कारण लक्षण एवं नियंत्रण। ये लेसन नंबर हमारा 8 है एग्रीकल्चर बायोलॉजी आरबीएससी का। इससे पहले हमने क्या कर लिया है फ्रेंड्स, पांचवा चैप्टर कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान। और इसके अलावा हमने 13वां लेसन और पढ़ लिया जिसका नाम है पशुओं परजीवियों का अध्ययन एवं उनका आर्थिक महत्व। ये 9 चैप्टर हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए हैं। इनकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब के चैनल में मिल जाएगी, और वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखे और आप इनको देखना चाहते हैं तो आप जाकर यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है चैनल की, वहाँ पर जाकर इन दोनों चैप्टर को इजीली देख सकते हैं। आज हम हमारा 8th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़े आसान और बड़ा सिंपल सा पार्ट है, और इससे जेट में और ये जो आपकी क्या होती है बोर्ड परीक्षा होती है उसमें कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज ये एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा मैं, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा छोटा चैप्टर है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और डेली के डेली आपके पास वीडियोस के लिंक वगैरह सारी चीज़ें पहुंचती रहेंगी। ये नंबर है 7351710747। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला जो रोग है उसका नाम क्या है, नींबू का कैंकर रोग। क्या है, नींबू का कैंकर रोग। तो जानते हैं नींबू का कैंकर रोग क्या होता है। मैं आपको सीधा बेसिक बता देता हूँ। आपने देखा होगा कई बार जब अपने बाज़ार से नींबू लेके आते हैं तो उस पर इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा नींबू है, इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा नींबू है। ठीक है, नींबू के ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार से काले काले रंग के धब्बे मिलते हैं। इस प्रकार से कई बार आपने देखा होगा, इस प्रकार से काले काले रंग के धब्बे से उपहार के रूप में धब्बे से दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो उन जो धब्बे से होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कैंकर बोलते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि देखो, नींबू का कैंकर रोग सिट्रस कैंकर भी बोलता है। यह रोग नींबू वंश का एक महत्वपूर्ण रोग है। भाई, नींबू वंश का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण रोग है जो विश्व के सभी नींबू उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। विश्व में जहाँ पर भी नींबू का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर ये रोग आसानी से देखने को मिलता है। इस रोग की उत्पत्ति का स्थान भारत या जावा को माना जाता है। देखो, इस रोग की उत्पत्ति जो केंद्र है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कैंकर रोग जो है इसका जो उत्पत्ति केंद्र है वो किसे माना जाता है, जावा या भारत को माना जाता है। इस रोग को भारत में नासूर के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें। भारत में इस रोग को किस और नाम से जाना जाता है, नासूर नाम से और जाना जाता है। ठीक है ना, इसका उत्पादक क्षेत्र जो है वो याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए इसका जो क्या है उत्पत्ति क्षेत्र है, जावा या भारत है, और इसे नासूर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दे रखे हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है कि यह रोग सबसे पहले देखेगा। यह रोग भारत में, यह रोग फ्रासेट एम जेनकिंसन ने 1927 एवं 1931 के मध्य कागजी नींबू के नमूनों पर देहरादून में देखा था। याद रखिएगा, सबसे पहले इस रोग की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, या सबसे पहले जो इस रोग को देखा था वो था फ्रॉसेट और जेनकिंसन। याद रखने हैं भैया आपको, 1927 और 1931 में। ठीक है ना, वहीं जावा में 1842 एवं 1842 और 1844 के मध्य सिट्रस ऑरेंटिफोलिया के नमूनों पर देखा गया था। देखिए, अगर एक बात अगर अपने देखी जाए तो जावा में पहला देखा गया था ये रोग, तो इसका मतलब इसका उत्पत्ति केंद्र एक्चुअल में तो जावा होना चाहिए ना। देखो, भारत में ये 1927 से 1931 के बीच में सबसे पहले देखा था। ठीक है, पर वहीं जावा में इसको 1842 और 1844 के मध्य देखा गया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। जो जावा में किस सिट्रस ऑरेंटिफोलिया के अंदर देखा गया था, और भारत में कहाँ देखा गया था,
देहरादून में, ये याद रखना भी भारत में सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है। और किसने देखा था? फ्रॉसेट और जेंकिंसन ने। अब देखिए यह रोग देखिएगा, यह रोग भारत एवं चीन में गंभीर समस्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में इस रोग के उन्मूलन हेतु 1914 से 1931 तक विशेष कार्यक्रम चलाया गया, जिस तथा संगरोध नियम लागू कर दिए गए थे। संगरोध मैंने आपको कल बताया था, प्लांट क्वारंटाइन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? संगरोध के अंदर मैंने बताया था आपको, हमने अभी लेसन 5 पढ़ गए थे। संगरोध में के अंदर क्या करते हैं आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मतलब क्या करते हैं, जब संगरोध का नियम लागू कर दिया जाता है तो उस देश में किसी बाहरी देश से क्या होने वाली होती है, आने वाली जो क्या होती है फसल व फसल संबंधी जो चीज़ें होती हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। और साथ ही देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में भी फसल और फसल की सामग्रियों को ले जाने पर क्या लगा दी जाती है? रोक लगा दी जाती है, ताकि रोग ना फैल सके। ठीक है ना। तो अमेरिका में कैलिफोर्निया जगह है भाई एक, उसमें 1914 में 1931 तक एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया तथा क्या कर दिया था? संगरोध नियम लागू किए गए थे। फ्लोरिडा का सिट्रस उन्मूलन एक विशेष ऐतिहासिक घटना है जिसमें संपूर्ण उद्यानों को नष्ट कर दिया गया था। फ्लोरिडा का सिट्रस उन्मूलन जो था, उन्मूलन भी मैंने आपको बताया था। उन्मूलन कब किया जाता है? उन्मूलन क्या होता है? जब कोई रोगजनक किसी विशेष क्षेत्र में स्थापित हो जाता है तो उसको वहाँ से हटाने के लिए जो भी उपाय करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उन्मूलन। तो फ्लोरिडा में क्या किया था? संपूर्ण जितने भी क्या थे उद्यान थे उन सबको ही नष्ट कर दिया था भाई, इस रोग से बचने के लिए। ठीक है ना, या इसका उन्मूलन करने के लिए। इस रोग के लक्षण समझिएगा आप। देखिए पहले मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ आपके सामने एक बहुत बढ़िया सा नींबू दे रखा है। देखो नींबू के ऊपर आपको धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैंकर हैं। ठीक है ना। तो देखें इस रोग के लक्षण देखिएगा कि ये देखें कि इस रोग के लक्षण वृक्ष के पत्तियों पर, टहनियों पर, पुरानी शाखाओं, फलों, कांटों आदि पर दिखाई देता है। मतलब अगर मैं जाहिर सी बात करूं, लगभग सभी वायवीय भागों पर इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। वायवीय भाग जैसे जड़ को छोड़ दो, जड़ को छोड़ के जो पौधे का वह भाग जो वायु में रहता है वो वायवीय भाग हो गया। मतलब जड़, मतलब लगभग सभी वायवीय भाग में इसके क्या दिखाई देते हैं? रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। आप इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए इसके अंदर होता क्या है। देखिए सर्वप्रथम रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे गोलाकार जल सिक्त धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों पर क्या होता है? सबसे पहले ये मान लीजिए पत्ती है आपके पास, इसके ऊपर इस प्रकार से धब्बे से बन जाते हैं और इन धब्बों के अंदर क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है। तो ये देखिएगा कि सर्वप्रथम रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे गोलाकार, याद रखिएगा, जल सिक्त धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों पर बने ये धब्बे पीले भूरे उभरे हुए दानों के समान होते हैं। इनका रंग कैसा होता है? पीले भूरे रंग के होते हैं और उभरे हुए दानों के समान होते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं स्किन पर कोई अगर पिंपल वगैरह निकल जाता है तो आपने देखा होगा स्किन के ऊपर उभार सा आ जाता है। इसी प्रकार से समझ लीजिए नींबू के ऊपर उभार के रूप में क्या होते हैं? ये नींबू की पत्तियां वगैरह जो होती हैं या और भी जो भाग होते हैं उन पर उभार के रूप में क्या होता है? ये दिखाई देते हैं दाने के रूप में अपने को। धब्बों के चारों ओर पीला आभा मंडल होता है। याद रखिए धब्बों के चारों ओर पीला सा एक क्या मिलता है आपको? आभा मंडल मिलता है। ठीक है ना। मतलब ढके, ये जो धब्बे से होते हैं ढके रहते हैं एक पीले से रंग के झिल्ली सी, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब आगे देखें, प्रारंभ में पत्तियों की निचली सतह पर प्रकट होते हैं जो बाद में ऊपरी सतह पर भी दिखाई देने लगते हैं। प्रारंभ में ये जो धब्बे हैं कहाँ दिखाई देंगे? पत्तियों की निचली सतह पर जैसे जैसे रोग का प्रकोप बढ़ता जाता है ये ऊपर की तरफ भी दिखाई देने लग जाते हैं धब्बे। अब देखना समय के साथ साथ धब्बे जो होते हैं सफ़ेद व धूसर रंग के, मध्य से खुरदरे और रुक्ष कठोर सदृश्य काष्ठीय हो जाते हैं। धीरे धीरे ये होता है पीले भूरे से क्या हो जाते हैं? सफ़ेद से धूसर रंग के हो जाते हैं। उसके बाद ही क्या जाता है? रुक्ष, ठीक है ना, खुरदरे से हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये कठोर और काष्ठीय हो जाते हैं। याद रखना है आपने ये लक्षण आपको। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अपने आगे देखते हैं कि यह कैंकर 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक के आकार में हो सकते हैं। ठीक है। तथा टहनी या शाखाओं पर आपस में मिलकर विक्षत का रूप ले लेते हैं।
टहनी और शाखाओं को कमज़ोर कर देते हैं। देखिए टहनी और शाखाओं पर भी होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, उस पर ही छोटे छोटे जो कैंकर होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा कैंकर बना देते हैं, जिसकी कैंकर की वजह से क्या होती है, पत्ती और शाखाएं जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। फलों, देखिए फलों पर भी पत्तियों के समान विकसित बनते हैं, मतलब फलों पर भी क्या होते हैं, पत्तियों के समान ही क्या बनते हैं, धब्बे से बनते हैं। परंतु इसमें आभा मंडल पर काला कैंकर जिसके मध्य क्या होता है, क्रेटर लाइक गड्ढा होता है जो फल की गुणवत्ता को कम कर देता है। याद रखिए फलों पर भी क्या होता है, पत्तियों के समान ही कैंकर बनते हैं, ठीक है ना। परंतु इसमें आभा मंडल पर क्या होता है, काला कैंकर जिसके मध्य, इसमें आभा मंडल के मध्य क्या होता है भाई, एक गड्ढा सा बना रहता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फल की गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसका रोगजनक देखिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोगजनक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैंथोनोमोनास एक्सोनोपोइडिस पैथोवर सिट्राई। देखिए अगर किसी भी रोगजनक के पीछे से पैथोवर सिट्राई लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसी भी रोगजनक के याद रखिएगा पीछे इस प्रकार से पैथोवर सिट्राई लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये रोगजनक इस विशेष जो क्या है पादपों का वंश है उसमें ही रोग फैलाता है। अब देखो जैंथोमोनास एक्सोनोपोइडिस है ना, ये जो जीवाणु है, ये एक जीवाणु है, याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कौन से वंश, सिट्रस वंश। सिट्रस वंश कौन होता है, नींबू का वंश, इसी के अंदर रोग फैलाता है। इसलिए इस जीवाणु के पीछे पैथोवर लगाया है और सिट्राई लगाया है। सिट्राई का मतलब ये जो रोगजनक है सिर्फ सिट्रस वंश के अंदर या नींबू के वंश के अंदर ही रोग फैलाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें सर्वप्रथम हसी ने 1915 में सिट्रस कैंकर रोग की जीवाणु जनित प्रकृति का पता लगाया। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को, ये सबसे मतलब हसी वैज्ञानिक था भाई जिसने सबसे पहले बताया कि कैंकर रोग जो है वो जीवाणु से होता है, ठीक है ना, 1915 में हसी ने। अब देखना प्रारंभ में जैंथोमोनास सिट्राई को रोगजनक के रूप में माना गया, जिसके बाद में जैंथोमोनास कंपेस्टिस तथा आजकल जैंथोनोमोनास एक्सोनोपोइडिस सिट्राई के रूप में जाना जाता है। ये बेसिक सी बातें हैं। अब देखिए ये जीवाणु के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता रखी है, देखो अब आपको कि जैंथोमोनास जो होता है, देखिए जैंथोमोनास जीवाणु छोटा और दंडाकार होता है। दंडाकार मतलब इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, ठीक है। एकल कशाभिक होता है, इसमें एक कशाभिक होती है, ग्राम अग्राही है भाई, मतलब ग्राम नेगेटिव होता है। वायवीय प्रकृति के होते हैं, इनकी निवह चमकीले पीले रंग की होती है। निवह का मतलब होता है इन जीवाणुओं की कॉलोनी चमकीले पीले रंग की होती है। इन जीवाणुओं का आकार 1.5 माइक्रोन से 3 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं तथा 0.5 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं। ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं जीवाणु के बारे में। अब देखते हैं इस रोग का रोग चक्र देखते हैं भाई। ये रोग चक्र मतलब दोबारा से किस प्रकार ये प्रकट होता है। देखिए नींबू के कैंकर रोग की पुनरावृत्ति कैसे होती है भाई, वितरण, मतलब ये जो नींबू का कैंकर रोग है ये दोबारा से किस प्रकार लगता है फसलों में, और इसका वितरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ये कैसे जाता है, फैलता है। तो देखिए कि वितरण रोगग्रस्त पौधों की टहनियों पत्तियों से देखना वायु वर्षा के जल और क्या होता है नींबू के पर्ण सुरंग कीटों के द्वारा स्वस्थ पौधों में फैलता है। कि मतलब नींबू का इस रोग का जो वितरण है वो कैसे होता है भाई। देखो इस रोग का वितरण जो है रोगग्रस्त टहनियों से हो जाता है, पत्तियों से, वर्षा के जल से हो जाता है भाई, समझ में आ रही है मेरी बात। और क्या हो जाता है, नींबू का एक पर्ण सुरंग कीट होता है जो नींबू की पत्तियों के अंदर छेद कर देता है। वो कीट भी क्या करता है, इस जीवाणु का क्या कर देता है, इस रोगजनक का क्या करता है, वितरण करता है, इसको रोगग्रस्त पादप से स्वस्थ पादप में लेके जाता है। अब आगे देखें अब देखिए ये क्या कह दे रखा है इसने कि ये पौधे के अवशेष पर भी जीवित बना रहता है। पौधे में जीवाणु का प्रवेश वातरंधों एवं घावों के द्वारा तथा तत्पश्चात अंतरकोशिकीय स्थानों पर तेजी से गुणन करते हैं। कि क्या होता है भाई, इस रोग की जनक की पुनरावृत्ति कैसे होती है। मान लो खेत के अंदर क्या होता है भाई, या जो भी है जहाँ पे नींबू की फसल लगा रखी है उस स्थान पर पुराने अवशेष पड़े हैं, किसके मतलब उस जो पुरानी फसल थे उसके पुराने अवशेष पड़े हैं या फिर पत्तियां वगैरह पड़ी हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ये जो रोगजनक होता है वो क्या करता है भाई, जीवित बना रहता है। उनके अंदर ये रोगजनक क्या होता है,
जीवित बना रहता है। और ये रोगजनक होता है। ये क्या करता है, पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं या पादप में जो कहीं घाव हो रहा होता है उसके द्वारा ये कर जाता है, पादप के अंदर घुस जाता है और अंतरकोशिक स्थानों पर पहुंचकर बड़ी तेजी से गुणन करता है। ठीक है, इस रोग का प्रकोप अधिक आर्द्रता पर, मतलब जब नमी ज़्यादा होती है और 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ये इस रोग का क्या था भाई, पुनरावृत्ति, और क्या था, मतलब ये इस रोग की पुनरावृत्ति किस प्रकार से होती है वो था। अब आगे देखते हैं प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए भी अपने को। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ भाई। देखिए सबसे पहले तो क्या करना चाहिए अपने को, शस्य प्रबंधन। देखिए शस्य प्रबंधन में क्या करना है, संक्रमित पौधों के भागों की कटाई छटाई कर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। संक्रमित जो भी पौधा हो इस रोग से, उसकी जो टहनी वगैरह जहाँ पर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन टहनी को काट कर उनको जला देना चाहिए। ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या करना चाहिए, पादप के ऊपर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। बोर्डो मिश्रण आपको पता है भी क्या होता है, CuSO4 और क्या होता है, जो क्या होता है, मतलब नीला थोथा चूना और पानी का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, बोर्डो मिश्रण होता है। और मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, याद रखना, बोर्डो मिश्रण जीवाणुनाशी भी है, कवकनाशी भी है। तो अपने को पता है ये रोग जीवाणु से हो रहा है, तो इसको मारने में वो क्या आएगा, काम आएगा। दूसरा देखें, रोग रहित पौधों का स्टॉक का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब अपने फसल लगा रहे हैं अगर नींबू की, तो क्या करना चाहिए, रोग रहित क्या करना चाहिए, पौधे एवं स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात। गिरी हुई रोगग्रस्त पत्तियों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए भी। ठीक है, नर्सरी को ऊंचे स्थानों पर लगाना चाहिए। जैविक प्रबंधन में क्या करेंगे भाई, जैविक प्रबंधन में अपने इसकी क्या करेंगे, प्रतिरोधी किस्मों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे कागजी नींबू, SN2, संकर 2, संकर 4 किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या होती है अभी, इस रोग के लिए क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। अब देखिए रासायनिक प्रबंधन वही भाई कि पौधे पर बोर्डो मिश्रण 1% और या फिर लाइम सल्फर 0.2% का छिड़काव फल लगने की 3 माह अवधि में करना चाहिए। ठीक है ना। अब आ गया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये एक प्रतिजैविक है भाई, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको पता है भाई, ये मतलब प्रतिजैविक जीवाणुनाशी होती है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रतिजैविक का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करके रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये था भाई कैंकर रोग। दूसरा हम हमारा रोग देखते हैं, अमरूद का मलानी रोग। मैंने आपको मलानी रोग के बारे में बताया भाई, इस रोग को उकटा या मुरझान रोग भी बोलते हैं, याद रखिएगा, उकटा या मुरझान रोग भी बोलते हैं। और ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है। ये किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। तो देखते हैं भाई अमरूद का मलानी रोग देखते हैं। यह रोग अमरूद में लगने वाले रोगों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। अमरूद की फसल में जितने भी रोग लगते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है अमरूद का मलानी रोग। इसे सर्वप्रथम भारत में 1938 में इलाहाबाद में देखा गया था। ठीक है ना। अब देखिए राजस्थान में अमरूद उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में यह रोग प्राय देखा जाता है। जैसे कि अजमेर जिले में पुष्कर में गनाहेड़ा क्षेत्र में इसका प्रकोप विशेष रूप से देखा जाता है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, ये याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले किस एरिया में देखा गया था ये रोग। इस रोग के लक्षण मैं बताता हूँ, ये रोग होता किस वजह से। तो देखिए इस रोग के पहले मैं आपको लक्षण बता देता हूँ। देखिए पहली बात तो क्या होता है, जब पादप का जड़ तंत्र या तो नष्ट हो जाए या फिर क्या हो जाए, पौधे के जो क्या होते हैं संवहन ऊतक होता है। संवहन ऊतक कौन सा, पौधे के अंदर जो जाइलम होता है, जाइलम संवहन ऊतक होता है। या तो जब पौधे का जाइलम संवहन ऊतक है इसके अंदर कवकीय वृद्धि हो जाए, कवक की वृद्धि हो जाए, या पौधे का जब जड़ तंत्र हो जाए तब ये रोग क्या होता है, दिखाई देता है। अब देखो भी जड़ तंत्र नष्ट हो गया है या जाइलम के अंदर कवकीय वृद्धि होगी तो क्या होगा, जब जाइलम के अंदर कवकीय वृद्धि होगी तो जाइलम पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अब जब जाइलम के अंदर क्या हो गया, बंद हो गया, तो पादप के ऊपरी भागों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जाइलम ही क्या करता है, जल का संवहन करता है, आपको पता है। इसी प्रकार से जड़ तंत्र नष्ट हो गया तो पादप जो होगा वो तो जल को अवशोषित नहीं कर पाएगा, और जब अवशोषित नहीं कर पाएगा तो ऊपरी भागों तक कैसे जाएगा। तो इसकी वजह से पौधा क्या होता है, मुख्यतः पौधे अगर खेत में पानी उपलब्ध भी होता है उसके बावजूद भी पादप सूखने लगता है। उसका कारण है ये कि जाइलम के अंदर कवकीय वृद्धि हो जाती है और जड़ तंत्र नष्ट हो जाता है। इसकी वजह से पौधा सूख जाएगा, पीला पड़ जाएगा और मुरझा जाता है, इसलिए इस रोग को मुरझान रोग बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद पौधा धीरे धीरे क्या हो जाता है, अभी नष्ट हो जाता है। तो ये इसके लक्षण थे, अब अपने पढ़ लेते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कि रोगी पौधे की पत्तियां भूरी होकर मुरझा जाती है तथा तना बंदरंग हो जाता है। इसका कारण क्या है, देखो कब पौधे में कभी कभी एक तरफ की सारी शाखाएं सूख जाती हैं, कभी कभी संक्रमण इतना गंभीर होता है
कि सारा तना ही क्या हो जाता है, सूख जाता है, पौधे की सभी पत्तियां गिर जाती हैं, पौधा प्राय 1 वर्ष की अवधि में नष्ट हो जाता है। इसका कारण क्या है, देखिए संक्रमित पौधे के विभिन्न भागों के कैम्बियम क्षेत्र में भूरा रंग दिखाई देता है। कैम्बियम क्षेत्र का मतलब वही है, देखो मृदा के समीप वाले भाग में संवहन ऊतकों के अंदर कवक का संग्रहण दिखाई देता है। मृदा के पास का जो भाग होगा ना, उसमें क्या होगा, पादप के अंदर संवहन जो ऊतक होंगे उनके अंदर क्या करेगा, कवक का संग्रहण दिखाई देता है तथा छाल को हटा कर देखने पर भूरे रंग के क्या होते हैं, निशान दिखाई देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कवकीय वृद्धि हो जाती है, इस वजह से अपने को संवहन ऊतकों में कवकीय वृद्धि के वो भूरे भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं। यह रोग वर्षा ऋतु में सर्व वह प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है। वही वर्षा ऋतु में अधिक होता है। ये आपको लक्षण दिखा रखे हैं अभी देखो मलानी रोग के। याद रखना भी मलानी रोग क्या रोगजनक क्या है, याद रखिए। एग्जाम्पल फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति क्या होती है, साइडाई, ये याद रखिएगा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम आपको और जगह भी सुनने को मिलेगा, पर यहाँ प्रजाति याद रखना साइडाई। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति क्या होती है, साइडाई होती है। अब देखिए मैंने बताया था कवक के द्वारा होने वाला रोग है, तो कवक जाल क्या होता है, पट्टीय होता है, मतलब कवक जाल के अंदर पट होते हैं। अगर आपने इस चीज़ को और बढ़िया तरीके से समझना है कि पट क्या होते हैं, मैंने 5वें पार्ट के अंदर पूरी वीडियो बना रखी है इस चैप्टर के ऊपर कि पट युक्त कवक जाल क्या होता है, पटहीन कवक जाल क्या होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। अब देखना कवक जाल पट्टीय अब क्या होता है, अंतः व अंतर कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। कोशिकाओं के अंदर भी, कोशिकाओं के बीच में बन सकता है और कोशिकाओं के अंदर भी। देखना कवक जाल पट्टीय अंतः व अंतर कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। इसमें 3 प्रकार के बीजाणु लगते हैं, याद रखना कवक जाल में। कौन कौन से, एक तो लघु कोनिडियम लगते हैं, गुरु कोनिडियम एवं क्लेमाइडो बीजाणु। ठीक है, अब देखिए इस कवक जाल के ऊपर 3 प्रकार के क्या लगते हैं, बीजाणु, लघु कोनिडियम, गुरु कोनिडियम और ये क्या होता है, क्लेमाइडो बीजाणु। ठीक है, अब देखिए कि मृदा में क्लेमाइडो बीजाणु काफ़ी वर्षों तक जीवित बने रहते हैं। ये जो क्लेमाइडो बीजाणु होते हैं ये मृदा में क्या होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये काफ़ी लंबे समय तक जीवित बने रहेंगे। ठीक है ना। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पर, ये क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में मृदोड बना रहता है तथा अनुकूल अवस्था में अंकुरित होकर संक्रमण फैलाता है। देखो इसका जो रोगजनक होता है, इसका मतलब ये जो रोगजनक होता है इसका, वो क्या करता है, क्लेमाइडो बीजाणुओं का निर्माण कर जाता है। ठीक है ना, ये कवक जाल जो होता है, इस कवक जाल के ऊपर क्लेमाइडो बीजाणु लगते हैं। अब ये क्लेमाइडो बीजाणु काफ़ी वर्षों तक क्या होते हैं, मिट्टी में पड़े रहते हैं। तो मतलब ये जो रोगजनक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जाति साइडाई, ये क्लेमाइडो बीजाणुओं के रूप में मृदा के अंदर कई वर्षों तक जीवित पड़ा रहता है। ठीक है ना, इसलिए ये रोग मर्दोड है। मर्दोड रोग क्या होता है, जो मिट्टी से भी फैल जाता है। ये रोग देखो इसके बीजाणु का है, मिट्टी के अंदर पड़े हुए ना, तो ये रोग मर्दोड होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से तुम पढ़ोगे बिजोड़ रोग, तो बिजोड़ रोग भी मैं तुम्हारे को बताऊंगा क्या होता है, पर ये याद रखें ये रोग मर्दोड है। ठीक है ना, मतलब इसके जो बीजाणु होते हैं रोगजनक के, या इस जो क्या होते हैं कवक के क्या होता है बीजाणु होते हैं, वो मृदा के अंदर काफ़ी वर्षों तक जीवित बने रहते हैं। तथा जब अनुकूल वातावरण आता है तब ये जो क्लेमाइडो बीजाणु होंगे अंकुरित होंगे और कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं और दोबारा से संक्रमण फैलाते हैं। प्रबंधन देखिए भाई, प्रबंधन में क्या करेंगे, प्रबंधन देखें, शस्य प्रबंधन, रोगी पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए। पौधे रोग मुक्त नर्सरी से लेने चाहिए, भी ऐसी नर्सरी से पौधे लेने चाहिए जहाँ पर रोग ये पहले से ना हो। जैविक प्रबंधन में क्या करेंगे भी, अपने प्रतिरोधी किस्मों का इस्तेमाल करेंगे। अमरूद की क्या करेंगे, रोग रोधी किस्में जैसे ढोलका सिंध, बनारसी, नासिक सुप्रीम, लखनऊ 40, व्हाइट गवावा 6296, क्लोन 3212 इत्यादि को प्रतिरोधी मूलवंत के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। इन फसलों का प्रयोग करना चाहिए भाई, ये प्रतिरोधी होती है। ठीक है ना, अब देखो कि क्या दे रखा है, वृक्षों के चारों ओर 15 सेंटीमीटर की गहराई व 1.5 गहराई में क्या करना चाहिए, 1.8 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से चूना या जिप्सम द्वारा मृदा का उपचार करना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा ये रोग, इसके जीवाणु अपने को पता है भी, इसके जो बीजाणु होते हैं, इसके जो बीजाणु होते हैं वो मृदा में जीवित बने रहते हैं। तो मृदा का उपचार करेंगे ना आप, जिप्सम या चूने को क्या करेंगे, 1.5 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालेंगे तो मृदा के अंदर जो बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। गड्ढों में 3 प्रति
देखना भी 3 ग्राम प्रति लीटर, गड्ढों में 3 ग्राम क्या होता है प्रति लीटर थायरम का घोल डालना चाहिए। या क्या कर सकते हैं, जड़ों के पास मृदा को 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिम का घोल बनाकर मृदा को क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। ठीक है ना, जिससे इस रोग की रोकथाम हो जाती है। अब देखिए, अब हम हमारा अगला रोग देखते हैं। या फिर क्या करना चाहिए, कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर के घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर कर कर, मतलब 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम को प्रति लीटर पानी के अंदर घोल कर के हिसाब से पौधों पर 15 दिन के बाद छिड़काव करना चाहिए, जिससे इस रोग से बचाया जा सकता है। अब हमारा रोग है बेर का छाछा रोग। क्या है, बेर का छाछा रोग है। तो देखिए, छाछा रोग मैंने आपको बताया था। छाछा रोग में क्या होता है, छाछा रोग के अंदर कवकीय वृद्धि हो जाती है। कहाँ पर, पादप के ऊपर। अब देखना कि बेर का छाछा रोग कि यह रोग भारत के बेर उत्पादक क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक रूप से पाया जाता है। इसके कारण अधिक प्रकोप होने से अधिकांश फल नष्ट हो जाते हैं। इस रोग को सर्वप्रथम 1946 के कानपुर में मेहता नामक वैज्ञानिक ने देखा गया था। याद रखिए, ये मेहता, ये कानपुर में, वो इलाहाबाद में, और वो ऊपरवाड़ा देहरादून में देखा गया था। ठीक है ना, कैंकर रोग। अब देखिए लक्षण देखते हैं भाई क्या होता है। लक्षण देखिए कि बेर के छोटे फलों पर सफ़ेद चूर्णिल वृद्धि दिखाई दी। मतलब बेर जो होता है ना, बेरों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा चूर्ण सा दिखाई देता है। वो चूर्ण दरअसल में क्या होता है, वो होता है कवक। तो ये भी रोग कवक के द्वारा होता है, जिसके बेर के छोटे फलों पर क्या होता है, सफ़ेद चूर्णिल वृद्धि दिखाई देती है, जिसके कारण फल भूरे रंग के हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। पौधे की शाखाओं व टहनियों पर क्या होता है, कवकीय जाल एवं सफ़ेद चूर्ण के रूप में वृद्धि दिखाई देती है। मतलब पौधे की शाखाओं और टहनियों पर भी क्या होती है, सफ़ेद कवकीय वृद्धि दिखाई देती है। ठीक है ना, यह रोग प्राय नवंबर से अप्रैल माह के मध्य दिखाई देता है। ठीक है ना, इसके प्रकोप से बेर की पत्तियों पर क्या होता है, सफ़ेद चूर्ण सदस्य संरचना व भूरापन दिखाई देता है। रोग की गंभीर अवस्थाओं में टहनियाँ सूख जाती हैं। इसका रोगजनक क्या भी याद रखिए, ओइडियम एरिसाइफोइडिस। इसका ये देखिए, ओइडियम एरिसाइफोइडिस। ये आपको बड़ा गजब का चित्र दिखा के देखो, बेर के ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद रंग की कवकीय वृद्धि दिखाई दे रही है। ये दरअसल में क्या होता है, कवक होता है। कौन सा, ओइडियम एरिसाइफोइडिस। ठीक है, अब देखते हैं अपने प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। प्रबंधन वही है भाई, बड़ा आसान है प्रबंधन। जहाँ पर कवकीय वृद्धि दिखाई दे रही है, उन टहनियों टूणियों को काट के आग लगा दो भाई। ठीक है, सूखी एवं संक्रमित टहनियों की कटाई छटाई कर देनी चाहिए, संक्रमित भागों को जला दें। जैविक प्रबंधन में प्रतिरोधी किस्मों का इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके आगे देखें कि क्या भाई, रासायनिक प्रबंधन देखें कि ये रोग के लक्षण प्रकट होने पर सल्फर धूलि मतलब 25 किलो प्रति हेक्टर का बुरकाव कर दें। ये डाइनोकेप का 0.1% घोल का छिड़काव क्या करके सितंबर से प्रारंभ कर प्रति माह किया जाना चाहिए। इस प्रकार बहार मतलब फलन के समय कुल 4 छिड़काव किए जा सकते हैं हर महीने में। तो ये था भाई क्या, बेर का छाछा रोग। और ये था हमारा 8वां पार्ट, जिसमें हमने बेर का छाछा रोग पढ़ा और क्या पढ़ा, साथ ही साथ में इसके अलावा जो क्या था, अमरूद का मलानी रोग, और क्या था, नींबू का कैंकर रोग के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आपको पार्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया आएगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आंसर्स भी अपने देख लेते हैं, बड़े आसान ही होंगे क्वेश्चन आंसर। कि ये देखो क्वेश्चन क्या है अभी देखें कि ये रहे क्वेश्चन आंसर, इनके ऊपर भी अपने एक बार नज़र मार लेते हैं। ठीक है ना, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए सर्वप्रथम साइट्रस कैंकर रोग किसने देखा था भाई, सर्वप्रथम जो क्या था, किन वैज्ञानिकों ने देखा था, भारत में जो क्या था, देहरादून के अंदर जेनकिंसन और ये इसके एक सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया था, कैंकर रोग को देखा था। फ्लोरिडा में किस फल की फसल को नष्ट कर गया था, नींबू की भाई कैंकर। तीसरा प्रश्न देखिए भाई, साइट्रस कैंकर के रोगजनक का नाम, जैंथोमोजानस एक्सोनोपोइडिस पैथोवर्सिट्राइस। कैंकर रोग का रोगजनक किस कीट द्वारा फैलता है, पर्ण सुरंग कीट द्वारा। साइट्रस कैंकर को उपचारित करने के लिए करने वाले जीवाणुनाशी बोर्डो मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। अमरूद के मलानी रोग के रोगजनक का नाम बताएं भाई, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जातिसाइडाई।
किस रूप में जिंदा रहता है? बीजाणुओं के रूप में रहता है, क्लेमाइडो बीजाणुओं के रूप में। बेर का छाछा रोग सर्वप्रथम भारत में किस वर्ष में देखा गया था? ये सन बताना भी आपको, ठीक है ना। इसका अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। इसके अलावा देखते हैं बेर के छाछा रोग का रोग जनक, ये आपको बता दिया भाई, ठीक है ना। क्या था भाई इसका? ओइडियम एरिसाइफोइडिस। छाछा रोग का प्रकोप कब देखने को मिलता है? बेर का छाछा किस ऋतु में देखने को मिलता है? ये आपके नवंबर के आसपास दिखाई देता है अभी, ठीक है ना। और ये देखिए वर्षा ऋतु में देखा था आप लोगों ने, सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, ठीक है। ये रहा, आप लिख दी गया है यहाँ पर दे रखा है, नवंबर के माह में दिखाई देता है अभी, ठीक है। ये अब देखना आगे कि नींबू के बाकी प्रश्न आप कर लेंगे, लघुरात्मक है बाकी। तो उम्मीद है ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, इसके बारे में एक एक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता है भाई वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, बढ़िया बढ़िया। और ठीक है ना, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको शेयर करें ताकि वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। अब देखिए हमने एग्रीकल्चर बायोलॉजी आरबीएससी के 3 चैप्टर कर लिए हैं, तो हमारा 8वां चैप्टर हो गया है, एक हमारा 5वां चैप्टर हो गया है, एक हमारा 13वां चैप्टर हो गया है। अब हम धीरे धीरे कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो जुड़िए रहिए हमारे साथ ताकि आप अपनी स्टडी को बढ़िया तरीके से जारी कर सकें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।